कभी कभी जिंदगी एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा दे देती है कि इंसान बिना गुनाह के ही अपराधी बन जाता है। एक रात बस एक गलत गाड़ी में बैठने की वजह से एक सीधी साधी लड़की की पूरी जिंदगी बदल गई। जिस घर में वो बहू बनकर आई वहीं उस पर उंगलियां उठीं, उसके चरित्र पर सवाल खड़े किए गए और उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन क्या सच हमेशा दबा रह सकता है? क्या एक लड़की पूरे ताकतवर परिवार के खिलाफ अपनी इज्जत के लिए खड़ी हो पाएगी? ये कहानी है डर, साजिश और उस हिम्मत की जो एक औरत को कमज़ोर नहीं, अजेय बना देती है। कभी-कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता, बस अंधेरा होता है और उस अंधेरे में इंसान सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुनता है। ये कहानी है अनन्या शर्मा की, एक सीधी साधी कम बोलने वाली लड़की जिसने जिंदगी से कभी ज्यादा कुछ नहीं मांगा, बस इतना चाहा कि जिसे दिल दे वो उसे समझे, उसका साथ निभाए। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। अनन्या का दिल बहुत साफ था। वो मानती थी कि अगर प्यार सच्चा हो तो देर से सही लेकिन जीत उसी की होती है। उसे नहीं पता था कि वही प्यार एक दिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा। रात का सन्नाटा पूरे देवगढ़ हवेली पर छाया हुआ था। हवेली पुरानी थी, बड़ी थी, लेकिन उसमें अपनापन बहुत कम था। बाहर ठंडी हवा दीवारों से टकरा रही थी, जैसे कोई अधूरी कहानी सुना रही हो। कमरे के अंदर एक लड़की बिस्तर पर चुपचाप लेटी थी। नाम था अनन्या शर्मा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सीना भारी था, दिल दर्द से भरा हुआ। अनन्या की शादी को पूरे 3 महीने हो चुके थे। उसका पति था अद्वैत मल्होत्रा, एक बड़े बिजनेस परिवार का बेटा। पैसा, रुतबा, नाम सब कुछ था उसके पास, लेकिन जो नहीं था वो था अपनापन। 3 महीने हो गए थे, लेकिन अद्वैत ने कभी उससे ढंग से बात नहीं की, कभी उसके पास बैठकर उसका हाल तक नहीं पूछा। शादी हो गई थी, लेकिन रिश्ता कहीं से भी पूरा नहीं लगता था। अनन्या की आंखें छत को देख रही थीं। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं इतनी बुरी हूं कि कोई मुझे अपनाना नहीं चाहता? वो चाहती थी कि एक बार अद्वैत उसके पास आए, उसके बालों में हाथ फेरे और कहे, अब मैं हूं ना, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अद्वैत उससे हमेशा दूरी बनाए रखता था, जैसे वो किसी मजबूरी में उसके साथ बंधा हो। अनन्या करवट बदलती रही, दिल में टीस उठती रही, आंसू तकिए में समाते रहे। थककर उसकी आंखें बंद हो गई, लेकिन नींद में भी उसे सुकून कहाँ मिलने वाला था। करीब 20 मिनट ही बीते होंगे कि उसे अपने चेहरे पर किसी के हाथों का हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। नींद में ही उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वो बुदबुदाई, अद्वैत, मुझे पता था तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। हाथ उसके बालों में फिर रहे थे, फिर गालों पर, फिर कमर तक। अनन्या का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा लगा। ये खुशबू ये अद्वैत की नहीं थी। उसने झटके से आंखें खोल दी। अगले ही पल उसके मुंह से जोर की चीख निकल गई। कौन हो तुम? कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, सिर्फ एक साया दिखाई दे रहा था। वो डर के मारे पीछे हट गई। इतने में बाहर के दरवाजे से किसी की आवाज आई, कौन है अंदर? साया तुरंत कमरे से बाहर भाग गया। अनन्या कांपती हुई खिड़की तक पहुंची। बाहर चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। हे भगवान, वो कौन था? उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किए और बिस्तर पर बैठ गई। दिल अब भी सीने से बाहर निकलने को तैयार था। सुबह हुई। हवेली में काम वाली बाई रसोई में बर्तन बजा रही थी, लेकिन अनन्या की आंखों में नींद नहीं थी। आईने में उसने खुद को देखा, पीला चेहरा, सूजी आंखें और मन में सवालों का तूफान। वो अद्वैत से बात करना चाहती थी, लेकिन वो सुबह होते ही काम का बहाना बनाकर शहर निकल गया। अनन्या फिर अकेली रह गई, उस बड़ी हवेली में जहां लोग तो थे लेकिन अपनापन नहीं। बरामदे में खड़ी होकर वो पिछवाड़े की तरफ देखने लगी। तभी वहां एक लड़की आई। नाम था पायल मल्होत्रा, अद्वैत की चचेरी बहन, चुलबुली, बिंदास और अनन्या की इकलौती दोस्त। अरे भाभी, इतनी सुबह सुबह? पायल हंसते हुए बोली। अनन्या ने फीकी सी मुस्कान दी। नींद आई थी लेकिन चैन नहीं मिला। पायल ने उसकी आंखों में देखा। सब ठीक है ना? आप परेशान लग रही हैं। अनन्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, पायल, क्या तुम्हें कभी लगता है कि इस हवेली में औरतों की सांसें भी कैद हैं? पायल हल्का सा हंसी। भाभी, यहाँ हमेशा से ऐसा ही है। घर की इज्जत औरतों के सिर पर रख दी जाती है। अनन्या की आंखों में गुस्सा उतर आया। और मर्द? उनकी कोई इज्जत नहीं, वो जो चाहे करे और औरत जरा सा बोले तो बदनाम। पायल चुप हो गई।
अनन्या ने धीमी आवाज में कहा, मेरे अंदर कुछ टूट रहा है पायल, मैं अब चुप नहीं रह पाऊंगी। उसी समय आंगन के बाहर हंसी मजाक की आवाज आई। अद्वैत का छोटा भाई रोहन मल्होत्रा दोस्तों के साथ खड़ा था। आज पार्टी बाहर होगी, वो हंसते हुए बोला। घर में दम घुटता है। अनन्या दूर से सब सुन रही थी। उसका खून खौल उठा। हम बाहर निकले तो इज्जत चली जाए, और ये लोग। उसने मन ही मन कसम खा ली, अब बहुत हो गया। और उसी रात उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात का वक्त धीरे धीरे गहराता जा रहा था। देवगढ़ हवेली की सारी लाइटें बुझ चुकी थी। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन अनन्या के दिल में तूफान चल रहा था। उसके कानों में बार बार रोहन की बातें गूंज रही थी। शराब, पार्टी, लड़कियां और दूसरी तरफ उस पर लगी बंदिशें। वो बिस्तर पर बैठी रही, फिर अचानक खड़ी हो गई। नहीं, आज मैं खुद देखूंगी कि ये लोग बाहर जाकर आखिर करते क्या हैं। अनन्या ने चुपचाप कमरे का दरवाजा खोला, नंगे पांव आंगन पार किया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पार्किंग में एक काली एसयूवी खड़ी थी। उसे लगा यही रोहन की गाड़ी है। आसमान में आधा चांद छुपा हुआ था। ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। धीरे से गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और सीट के नीचे छुप गई। बस थोड़ी देर, वो खुद से बोली, देख लूंगी और वापस चली जाऊंगी। कुछ देर बाद कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन वो चाल, वो आहट रोहन की नहीं थी। अनन्या का दिल बैठ गया। इंजन स्टार्ट हुआ, गाड़ी चल पड़ी। हे भगवान, ये रोहन नहीं है, उसने मन ही मन कहा। गाड़ी हवेली से दूर अंधेरी सड़कों की तरफ बढ़ती गई। दिसंबर की ठंडी रात थी। सड़कें सुनसान थी। अनन्या सीट के नीचे और सिमट गई। तभी उसने फोन पर किसी की आवाज सुनी। हाँ, मैं रास्ते में हूँ, आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो आवाज, अनन्या का पूरा शरीर कांप गया। ये तो अद्वैत की आवाज है। उसका गला सूख गया। मैं रोहन की गाड़ी में नहीं, मैं अद्वैत की गाड़ी में हूँ। डर अब कई गुना बढ़ गया। अद्वैत की आवाज में गुस्सा था, सख्ती थी। आज उन लोगों को उनकी सजा मिलेगी। अनन्या चाहती थी कि गाड़ी रुक जाए, वो कूद जाए, लेकिन डर ने उसके शरीर को जकड़ लिया था। अचानक धारे धाए गोलियों की आवाज गूंजी। गाड़ी झटके से रुकी। आह आह! अनन्या की चीख निकल गई। चौंक क्यों? अद्वैत चौंक गया। उसने पीछे देखा। ये आवाज किसकी थी? उसकी नजर सीट के नीचे पड़ी। अनन्या, तुम यहाँ इस वक्त? उसका गुस्सा फूट पड़ा। तुम्हें जरा भी होश है? तुमने क्या किया है? अनन्या डर के मारे कांप रही थी। मैं रोहन का पीछा कर रही थी, मुझे लगा ये उसकी गाड़ी है। अद्वैत ने सिर पकड़ लिया। तुम समझती क्यों नहीं हो, बाहर हालात कितने खराब हैं। बाहर अब भी फायरिंग हो रही थी। अद्वैत ने तेजी से गाड़ी मोड़ी और हवेली की तरफ दौड़ा। अनन्या दोनों हाथ जोड़कर भगवान से दुआ मांग रही थी, बस हमें सुरक्षित घर पहुंचा दो। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी हवेली के अंदर पहुंची, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकी, सामने खड़ा नजारा और भी डरावना था। अद्वैत के पिता रघुवीर मल्होत्रा और रोहन आंगन में खड़े थे। रघुवीर की आंखों में गुस्सा था। ये क्या तमाशा है अद्वैत, आधी रात अपनी बीवी को लेकर बाहर? अनन्या घबराकर बोली, पापा जी, बात वैसी नहीं है। चुप रहो, रघुवीर की आवाज गूंज उठी। आधी रात किसी मर्द के साथ बाहर घूमना, यही संस्कार सिखाए हैं तुम्हारे माँ बाप ने? अनन्या सन्न रह गई। रोहन ने तंज कसते हुए कहा, भाभी तो बड़ी सीधी बनती थी। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। अद्वैत ने आगे बढ़कर कहा, पापा पहले मेरी बात सुनिए। कोई बात नहीं सुननी, रघुवीर गरजे। अब इस घर की इज्जत बचाने का बस एक ही तरीका है। अनन्या डर से अद्वैत की तरफ देखने लगी। कौन सा तरीका? अभी इसी वक्त तुम दोनों की शादी होगी। अनन्या की सांस अटक गई। अभी शादी? कुछ ही देर में हवेली का बड़ा हॉल रोशनी से भर गया। पंडित जी बुला लिए गए। अनन्या का दिल जैसे पत्थर बन गया था। जब पूछा गया, क्या ये विवाह स्वीकार है, उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। स्वीकार है। हर शब्द के साथ उसके अंदर कुछ टूटता गया। विवाह पूरा हुआ। अनन्या अब अद्वैत मल्होत्रा की पत्नी थी। लेकिन उस रात उसे ऐसा लगा जैसे उसे जिंदगी भर की कैद सुना दी गई हो। और तभी एक और तूफान उसकी जिंदगी में दस्तक देने आया। सुबह की हल्की रोशनी देवगढ़ हवेली की खिड़कियों से अंदर आ रही थी, लेकिन अनन्या के लिए ये सुबह बाकी सब सुबहों जैसी नहीं थी। अब वो इस हवेली की मेहमान नहीं थी, अब वो थी अद्वैत मल्होत्रा की पत्नी। लेकिन ये रिश्ता किसी सपने जैसा नहीं, बल्कि एक सजा जैसा उसकी जिंदगी में आया था। रात की सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं, आरोप, इल्जाम, शादी
और सबके सामने उसकी इज्जत का तमाशा। वो धीरे धीरे उठी और आईने के सामने खड़ी हो गई। मांग में सिंदूर था, लेकिन आंखों में नई दुल्हन की खुशी नहीं थी, बस थकान थी और गहरा दर्द। वो चुपचाप कमरे से बाहर निकली। नीचे बड़े हॉल में सब लोग अपने अपने काम में लगे थे, जैसे रात को कुछ हुआ ही न हो। रघुवीर मल्होत्रा अखबार पढ़ रहे थे। घर की बड़ी बहू सुजाता मल्होत्रा पूजा की तैयारी कर रही थी। अनन्या ने धीरे से पाँव रखा। सुजाता की नज़र उस पर पड़ी। सुबह सुबह नीचे आ गई। उनकी आवाज़ ठंडी थी। नई बहू को तो पति के कमरे में रहना चाहिए। अनन्या ने नज़र झुका ली। अब जब इस घर में आई हो तो इस घर की मर्यादा समझना सीखो। रघुवीर ने अखबार से नज़र उठाई। बस, अब जो होना था हो चुका। अनन्या बिना कुछ बोले रसोई की तरफ बढ़ गई। वहां काम करने वाली शांताबाई सब्जी काट रही थी। उसने अनन्या को देखा तो धीमे से बोली, बिटिया, दिल छोटा मत करियो, वक्त सब ठीक कर देता है। अनन्या हल्का सा मुस्कुराई। वक्त ही तो सबसे बड़ा इम्तिहान लेता है शांताबाई। शाम को अद्वैत कमरे में आया। उसके चेहरे पर वही ठंडापन था। उसने अनन्या की तरफ देखे बिना कहा, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन याद रखना, मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अनन्या का दिल जोर से धड़का। मैं कोई हक नहीं मांग रही, वो धीमे से बोली। बस इतना चाहती हूं कि आप मुझे गलत न समझें। अद्वैत हंसा। वो हंसी दर्द से भरी थी। गलतफहमी? तुमने मेरे घर की इज्जत उछाली है। वो दरवाज़ा जोर से बंद कर चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही अनन्या टूट गई। वो बिस्तर पर गिर पड़ी और सिसकने लगी। दिन बीतते गए। हर दिन उसके लिए नई परीक्षा लेकर आता। जहां जाती फुसफुसाहटें होती। वही है ना जो आधी रात बाहर गई थी? चरित्र ठीक नहीं लगता। सिर्फ एक इंसान था जो उसके पास बैठता, पायल। हर शाम वो उसके पास आती, उसका मन बहलाने की कोशिश करती। एक दिन पायल बोली, भाभी चलो बाहर चले, थोड़ी हवा खा आएं। अनन्या ने हल्के से सिर हिला दिया। अब हवेली से बाहर जाना गुनाह बन चुका है। पायल ने कहा, भाभी ये हवेली आपसे डरती है, आपकी सच्चाई एक दिन सामने आएगी। अनन्या मुस्कुराई। उस दिन शायद मुझे खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सबके दिल इतने साफ नहीं थे। काव्या, अद्वैत की पुरानी मंगेतर, उसका दिल नफरत से भरा हुआ था। वो अक्सर हवेली आने का बहाना ढूंढती। एक दिन सीधे अनन्या के कमरे में आ गई। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, उसने जहर भरी आवाज में कहा। अनन्या शांत रही। मैंने कुछ नहीं छीना, सब किस्मत थी। काव्या तिलमिला गई। किस्मत नहीं, ये तुम्हारी चाल थी। अब मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। वो चली गई, पीछे डर छोड़ गई। अनन्या देर तक खिड़की के पास बैठी रही। अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे इतनी सजा क्यों? उसी रात एक और खबर आई। रोहन एक झगड़े में बुरी तरह घायल हो गया था। पूरा घर हिल गया। अस्पताल में भागदौड़ मच गई। डॉक्टर ने कहा, खून की जरूरत है, तुरंत। अनन्या आगे बढ़ी। मेरा खून मैच करता है। डॉक्टर बोला, रिस्की है। अनन्या ने बिना सोचे कहा, मुझे मंजूर है। कई घंटे बाद रोहन की जान बच गई। जब अद्वैत को पता चला कि अनन्या ने अपनी जान जोखिम में डाली, वो पहली बार चुप हो गया। तुमने ये क्यों किया? उसने पूछा। अनन्या बोली, क्योंकि वो मेरा परिवार है। उस पल अद्वैत के दिल में कुछ पिघलने लगा और हवेली में पहली बार अनन्या के लिए सम्मान पैदा हुआ। लेकिन ये शांति ज्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि आने वाला वक्त और भी बड़ा तूफान लेकर आ रहा था। रोहन की जान बचने के बाद देवगढ़ हवेली का माहौल थोड़ा बदल गया था। पहली बार लोग अनन्या को अलग नज़र से देखने लगे थे। सुजाता देवी अब उसे पहले जैसी सख्त नज़रों से नहीं देखती थी। कभी कभी उसके लिए खुद चाय मंगवा देती थी। बहू, तूने बहुत बड़ा काम किया है, उन्होंने एक दिन कहा। मैंने तुझ पर शक किया, पर तू तो सोने जैसी निकली। अनन्या की आंखें भर आईं। माँ जी, मैं बस यही चाहती हूँ कि आप सब मुझे अपना समझें। वो पल अनन्या के लिए बहुत बड़ा था। शायद पहली बार इस हवेली ने उसे थोड़ा सा अपनाया था। अद्वैत भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो अब भी कम बोलता था,
लेकिन जब अनन्या सामने आती तो उसकी आंखों में नफरत नहीं रहती थी। एक अजीब सी चुप्पी थी जिसमें सवाल भी थे और जवाब भी। एक शाम अनन्या बालकनी में बैठी थी। ठंडी हवा चल रही थी। वो दूर आसमान को देख रही थी। पीछे से अद्वैत की आवाज आई, अनन्या। वो चौंक गई। पहली बार उसने उसका नाम इतनी नरमी से लिया था। अपना ध्यान रखा करो, अद्वैत बोला। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अनन्या ने पलट कर देखा। आपने क्या कहा? अद्वैत हल्का सा मुस्कुराया। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। अनन्या की आंखों में नमी आ गई। शायद वो सोचने लगी, ये दीवार अब धीरे धीरे गिर रही है। लेकिन हर कहानी में कोई न कोई अंधेरा कोना जरूर होता है, और इस हवेली का वो अंधेरा कोना था रोहन। रोहन अब ठीक हो चुका था, लेकिन उसके मन में अनन्या के लिए अजीब सी जलन पलने लगी थी। वो देख रहा था कि कैसे पूरा घर अब अनन्या की तारीफ करता है। एक दिन जब अनन्या सीढ़ियां उतर रही थी, रोहन सामने आ गया। भाभी, वो मुस्कुराया, आप तो इस घर की हीरो बन गई। अनन्या को उसकी मुस्कान अजीब लगी। मैंने कुछ खास नहीं किया, वो बोली। रोहन ने आगे बढ़कर कहा, इतनी सादगी आजकल कम ही मिलती है। अनन्या को असहज महसूस हुआ। वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उस शाम पायल ने अनन्या से कहा, भाभी, मुझे रोहन भैया ठीक नहीं लगते। अनन्या ने धीमे से कहा, मुझे भी। इधर काव्या की नफरत अब जुनून बन चुकी थी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अद्वैत अनन्या के करीब आ रहा है। वो अक्सर सुजाता देवी से मिलने हवेली आती। एक दिन उसने धीरे से कहा, आंटी, आपको नहीं लगता अनन्या बहुत चालाक है? सुजाता चौंकी। मतलब? वो सबको अपने बस में कर रही है। पहले रोहन की जान बचाई, अब अद्वैत का दिल। सुजाता ने गहरी सांस ली। काव्या, अब वो इस घर की बहू है। जो हो गया उसे भूल जाओ। लेकिन काव्या भूलने वालों में से नहीं थी। उसने मन ही मन एक खतरनाक फैसला ले लिया। उधर अद्वैत अब अक्सर देर रात बाहर रहने लगा था। अनन्या पूछती, इतनी देर क्यों हो जाती है? वो टाल देता, काम है। लेकिन अनन्या का दिल कहता था कि कुछ ठीक नहीं है। एक रात उसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। वो चुपचाप बरामदे में आई। अद्वैत किसी अजनबी से बहस कर रहा था। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। कहीं फिर कोई मुसीबत? वो आगे बढ़ने ही वाली थी कि पीछे से आवाज़ आई, इतनी रात कहाँ जा रही हैं भाभी? वो मुड़ी। रोहन सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सा भाव था। इतना डर क्यों रही हैं? वो बोला। इस हवेली में कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अनन्या का मन और बेचैन हो गया। मैं थक गई हूं, वो बोली, और कमरे की तरफ तेजी से चली गई। रोहन उसे जाते हुए देखता रहा। उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। बहुत मासूम है, वो बुदबुदाया, लेकिन इतनी आसान नहीं छोड़ूंगा। और उसी पल अनन्या को यह एहसास हुआ, तूफान अभी टला नहीं है, बस शक्ल बदल रहा है। अगले कुछ दिन देवगढ़ हवेली में अजीब से गुजरे। ऊपर से सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ उबल रहा था। अनन्या अब पहले से ज्यादा सावधान रहने लगी थी। वो रोहन से जितना हो सके दूरी बनाए रखती, लेकिन रोहन जैसे जानबूझकर उसके आसपास ही रहता। कभी पानी देने आ जाता, कभी कुछ पूछने का बहाना, तो कभी बेवजह मुस्कुरा देता। अनन्या का दिल हर बार सिहर उठता। एक शाम जब हवेली में सब लोग नीचे बैठे थे, अनन्या अकेली अपने कमरे में थी। अचानक खिड़की से हवा का तेज झोंका आया। पर्दा हिला। अनन्या उठी और खिड़की बंद करने लगी। तभी उसे किसी की परछाई दिखाई दी। कौन है? उसकी आवाज़ कांप गई। अगले ही पल किसी ने पीछे से उसके कंधे पकड़ लिए। आह! वो चीख पड़ी। लाइट जली। सामने रोहन खड़ा था। उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी औरत को डरा देती है। इतना डर क्यों रही हैं भाभी? वो हंसते हुए बोला। इतनी खूबसूरत होकर अकेली रहती हैं? अनन्या गुस्से और डर से कांप रही थी। बदतमीज! वो चिल्लाई। बाहर निकलो मेरे कमरे से। रोहन हंसा। चिल्लाओगी? कौन मानेगा? सबको तो लगता है तुम्हारा चरित्र। अनन्या ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। अद्वैत! वो जोर से चिल्लाई। उसी पल दरवाज़ा खुला। अद्वैत अंदर आया। उसकी नज़र रोहन पर पड़ी। बस फिर क्या था? अद्वैत ने रोहन का कॉलर पकड़ा और जोर से घूंसा मारा। नीच! मेरी बीवी पर नज़र डालता है? शोर सुनकर पूरा घर इकट्ठा हो गया।
रघुवीर, सुजाता, पायल, सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। क्या हुआ? रघुवीर गरजे। अद्वैत ने गुस्से में कहा, ये आदमी अनन्या के कमरे में था, इसकी नीयत खराब थी। पूरा हॉल सन्न रह गया। रघुवीर ने रोहन की तरफ देखा। सच है? रोहन का सिर नीचे झुक गया। सुजाता की आंखों से आंसू निकल आए। रघुवीर ने कड़क आवाज में कहा, आज से तू इस हवेली में एक पल भी नहीं रहेगा। रोहन ने जहर भरी नज़र से अनन्या को देखा। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, पर मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। वो चला गया। हवेली में डर का साया फैल गया। अनन्या फूट फूट कर रोने लगी। अद्वैत ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब कुछ नहीं होगा, वो बोला, मैं हूं तुम्हारे साथ। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे लगा कि वो सच में अकेली नहीं है। उस रात बालकनी में दोनों खामोश खड़े थे। चांद पूरा था, हवा ठंडी थी। अद्वैत ने धीरे से कहा, आज मुझे समझ आया कि तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी ताकत हो। अनन्या हल्का सा मुस्कुराई। तो क्या अब मुझे आपसे डरने की जरूरत नहीं? अद्वैत ने हल्की मुस्कान से कहा, डर नहीं, बस भरोसा रखो। और उसी पल नफरत की जगह प्यार ने धीरे धीरे हवेली में कदम रख दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं थी, क्योंकि दूर कहीं काव्या एक और साजिश बुन रही थी। रोहन के जाने के बाद देवगढ़ हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई थी, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की खामोशी थी। अनन्या अब थोड़ी निश्चिंत थी। कम से कम अब उसे अपने ही घर में डर नहीं लगता था। अद्वैत का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। अब वो हर सुबह ऑफिस जाने से पहले अनन्या से पूछता, कुछ चाहिए? छोटी छोटी बातें, लेकिन अनन्या के लिए बहुत मायने रखती थीं। एक दिन अद्वैत ने कहा, आज शाम को मेरे साथ बाहर चलोगी? अनन्या चौंक गई। बाहर? सबके सामने? अद्वैत हल्का सा मुस्कुराया। अब तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है। शाम को दोनों साथ निकले। शहर की सड़कें रोशनी से भरी थीं, लोग, दुकानें, हॉर्न की आवाजें। अनन्या को बहुत दिनों बाद खुली हवा महसूस हुई। एक छोटे से कैफे में दोनों बैठे। चाय आई। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर अद्वैत बोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अनन्या ने धीरे से उसकी तरफ देखा। शादी मेरी मर्जी से नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सजा मिले। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, बस हालात गलत थे। अद्वैत ने सिर हिला दिया। अब मैं तुम्हें कभी कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। उस शाम दोनों के बीच एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था। इधर हवेली में काव्या बेचैन हो रही थी। उसने देखा कि अद्वैत और अनन्या अब साथ हंसने लगे हैं। उसका दिल जलने लगा। अगर अनन्या गई नहीं तो मेरी जगह हमेशा के लिए चली जाएगी। उसने फोन उठाया और किसी को कॉल किया। काम करना है, वो धीमे से बोली। पैसे की चिंता मत करना। दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर एक भारी आवाज आई, काम हो जाएगा। कुछ दिन बाद एक चिट्ठी हवेली में आई, अनन्या के नाम, बिना भेजने वाले के नाम। अनन्या ने खोली। लिखा था, तुम्हारा सच बहुत जल्द सबके सामने आएगा। अनन्या के हाथ कांपने लगे। उसने चिट्ठी अद्वैत को दिखाई। अद्वैत का चेहरा सख्त हो गया। डरने की जरूरत नहीं, वो बोला, ये किसी की खाली धमकी है। लेकिन अनन्या का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसी रात हवेली की बिजली अचानक चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। तेज हवा दरवाजे खिड़कियां पीटने लगी। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी सीढ़ियों से कदमों की आवाज आई। अद्वैत, उसने डरते हुए पुकारा। कोई जवाब नहीं। अचानक पीछे से किसी ने उसका मुंह दबा दिया। वो छटपटाई, लेकिन अगली ही पल लाइट जल गई। अद्वैत सामने खड़ा था। डर गई? उसने पूछा। अनन्या फूट पड़ी। मुझे लगा कोई। अद्वैत ने उसे गले लगा लिया। अब कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। ऊपर बालकनी से काव्या ये सब देख रही थी। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। बहुत जल्दी ये भरोसा टूटेगा, वो बुदबुदाई। और उसी पल उसने तय कर लिया, अब वार सीधा होगा और बहुत गहरा। अगली सुबह देवगढ़ हवेली में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अनन्या के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार कल रात वाली घटना के बारे में सोच रही थी। अंधेरा, कदमों की आवाज़ और वो चिट्ठी। कोई तो है, वो खुद से बोली, जो मुझे डराना चाहता है। सुबह के नाश्ते की मेज़ पर सब लोग बैठे थे। सुजाता देवी पूरी कोशिश कर रही थी कि माहौल हल्का रहे। बहू, उन्होंने कहा, आज मंदिर चले?
काफी दिन हो गए। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। हाँ माँ जी, अद्वैत ने भी कहा। मैं भी चलूंगा। ये सुनकर अनन्या को थोड़ा सुकून मिला। मंदिर जाते वक्त गाड़ी में तीनों चुप थे, सिर्फ बाहर की आवाजें सुनाई दे रही थी। मंदिर पहुंचकर अनन्या ने आंख बंद की। हे भगवान, उसने मन ही मन कहा, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे ताकत देना। तभी उसे पीछे से किसी के होने का एहसास हुआ। वो मुड़ी। वहां काव्या खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरे पर बनावटी शांति। अनन्या, उसने मीठी आवाज में कहा, तुम भी यहाँ? अनन्या को अजीब लगा। हाँ, वो बोली, आप भी पूजा करने आई हैं? काव्या मुस्कुराई। पूजा और प्रायश्चित। अनन्या समझ नहीं पाई कि वो क्या कहना चाह रही है। पूजा के बाद सब बाहर निकले। अद्वैत किसी काम से थोड़ी दूर चला गया। उसी पल काव्या ने अनन्या का हाथ पकड़ा। मुझसे कुछ कहना है, वो बोली, अकेले में। अनन्या हिचकिचाई, लेकिन फिर साथ चल दी। मंदिर के पीछे एक सुनसान सा रास्ता था। काव्या अचानक रुक गई। उसका चेहरा बदल चुका था। क्यों आई तुम इस घर में? वो तीखे स्वर में बोली। अनन्या चौंकी। मैंने किसी का घर नहीं छीना। काव्या हंसी। तुम्हारी मासूमियत ही सबसे बड़ी चाल है। सुनो, उसने आगे कहा, अगर खुद चली जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अनन्या ने सीधी नज़र से देखा। मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैं भागने वालों में से नहीं हूं। काव्या की आंखों में जहर उतर आया। तो भुगतने के लिए तैयार रहो। उसी पल अद्वैत की आवाज आई। अनन्या, उसने मुड़ी। अद्वैत को देखकर काव्या ने फिर नकली मुस्कान ओढ़ ली। बस यूं ही बात कर रहे थे, वो बोली। लेकिन अनन्या समझ चुकी थी, अब खेल खुलकर होगा। उस शाम हवेली में एक पार्टी रखी गई। कुछ रिश्तेदार, कुछ बड़े लोग। अनन्या ने हल्के रंग की साड़ी पहनी थी। सब उसकी तारीफ कर रहे थे। काव्या दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसने धीरे से अपने फ़ोन में एक वीडियो खोला। उसी वक्त बड़ा टीवी ऑन हुआ और स्क्रीन पर एक वीडियो चल पड़ा। पूरा हाल सन्न रह गया। वीडियो में अनन्या दिख रही थी, आधी रात, किसी आदमी के साथ, हंसते हुए। लोगों में फुसफुसाहट फैल गई। ये क्या है? देखा, हमने पहले ही कहा था। अनन्या का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये झूठ है, वो चिल्लाई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रघुवीर मल्होत्रा गुस्से से खड़े हो गए। ये सब हमारे घर में कैसे पहुंचा? काव्या आगे आई। चाचा जी, उसने दुखी आवाज में कहा, मैं नहीं चाहती थी ये सब सामने आए, लेकिन सच सच होता है। अनन्या का शरीर कांपने लगा। उसने अद्वैत की तरफ देखा। मुझे भरोसा है, उसने आंखों से कहा। अद्वैत स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखने लगा। फिर उसने एक बात नोट की। वीडियो में घड़ी का समय, तारीख, सब गड़बड़ था। वो आगे बढ़ा। ये वीडियो एडिट किया गया है, उसने साफ कहा। और अगर किसी ने मेरी बीवी को बदनाम करने की कोशिश की है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। पूरा हाल खामोश हो गया। काव्या के चेहरे की रंगत उड़ गई। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं थे। ये आंसू थे इंसाफ की उम्मीद के। और कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। पार्टी वाला हाल अब पहले जैसा नहीं रहा था। हंसी, बातें, सब कुछ एक झटके में खामोशी में बदल चुका था। सबकी नज़रें कभी अनन्या पर तो कभी काव्या पर थीं। अद्वैत की आवाज़ पूरे हाल में गूंज रही थी। अगर ये वीडियो झूठा है तो इसका जवाब देना पड़ेगा। काव्या के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन अब भी वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। अद्वैत, उसने बोला, तुम अपनी बीवी के लिए अंधे हो गए हो। अद्वैत ने सीधे उसकी आंखों में देखा। और तुम अपनी नफरत में पागल हो चुकी हो। ये सुनकर पूरा हाल और सन्न हो गया। रघुवीर मल्होत्रा ने गहरी सांस ली। सब लोग अपने अपने कमरे में जाएं। उन्होंने आदेश दिया, ये बात अब यहीं खत्म नहीं होगी। धीरे धीरे लोग जाने लगे, लेकिन हवेली की दीवारों में अब भी फुसफुसाहटें गूंज रही थी। अनन्या कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गई। उसका सिर भारी हो रहा था। अगर अद्वैत मेरे साथ न होता तो आज मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाती। थोड़ी देर बाद अद्वैत कमरे में आया। उसने दरवाज़ा बंद किया और चुपचाप अनन्या के सामने बैठ गया। डर गई थी, उसने नरमी से पूछा। अनन्या ने सिर हिला दिया। मैंने सोचा था सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन हर बार मुझे ही साबित करना पड़ता है।
अद्वैत ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। अब नहीं, अब अगर कोई तुम पर उंगली उठाएगा तो पहले मुझसे टकराएगा। अनन्या की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन उसी वक्त एक और साया हवेली में घुस चुका था। उसी रात बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चमक रही थी, आसमान जैसे गुस्से में था। नीचे स्टोर रूम में कोई चुपचाप अंदर घुसा। हाथ में फाइल थी, पुराने कागजात, तस्वीरें और कुछ चिट्ठियां। वो तेजी से एक फाइल निकालकर जेब में डालता है, और तभी पीछे से आवाज आती है, किसे ढूंढ रहे हो? वो घबराकर मुड़ता है। सामने पायल खड़ी थी। तुम? वो हकलाया। पायल ने गंभीर स्वर में कहा, मैं सब देख रही हूं काव्या। काव्या का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम्हें कुछ नहीं पता। वो झल्लाई। रास्ते से हट जाओ। पायल ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनन्या भाभी को बर्बाद करने की कोशिश मत करो, सच सामने आ जाएगा। काव्या ने जोर से पायल को धक्का दिया और अंधेरे में भाग गई। पायल फर्श पर गिर पड़ी। उसी वक्त एक कागज उसके हाथ में आया। उसने पढ़ा। उस पर लिखा था, अनन्या शर्मा, एक्सीडेंट रिपोर्ट। पायल की आंखें फैल गईं। ये तो शादी से पहले की तारीख है। अगली सुबह पायल सीधे अनन्या के पास पहुंची। भाभी, वो हाँफते हुए बोली, आपको ये देखना होगा। अनन्या ने कागज पढ़ा। उसके हाथ कांपने लगे। ये एक्सीडेंट, ये तो मेरे साथ हुआ ही नहीं। पायल ने धीमे से कहा, भाभी, मुझे लगता है कोई आपका झूठा रिकॉर्ड बना रहा है। अनन्या की सांस तेज हो गई। क्यों? उसी वक्त अद्वैत अंदर आया। जब उसने कागज देखा तो उसका चेहरा सख्त हो गया। ये बहुत बड़ा खेल है, वो बोला, और इसके पीछे कोई बहुत करीब का इंसान है। अनन्या ने धीरे से कहा, काव्या। अद्वैत ने सिर हिलाया। लेकिन अकेली नहीं, वो बोला, इसे कोई अंदर से मदद कर रहा है। और उसी पल तीनों को एक साथ एहसास हुआ, ये सिर्फ बदनाम करने की कोशिश नहीं थी, ये था अनन्या की पूरी पहचान मिटाने का प्लान। और अब ये लड़ाई सिर्फ इज्जत की नहीं, जिंदगी और मौत की होने वाली थी। सुबह का सूरज देवगढ़ हवेली पर धीरे धीरे चढ़ रहा था, लेकिन हवेली के अंदर अंधेरा अभी बाकी था। अनन्या पूरी रात सो नहीं पाई थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही कागज घूम रहा था, झूठी एक्सीडेंट रिपोर्ट। कोई मेरी जिंदगी कागजों में बदल रहा है, वो खुद से बोली, और अगर सच सामने नहीं आया तो मैं कभी खुद को साफ नहीं कर पाऊंगी। अद्वैत खिड़की के पास खड़ा था। उसका चेहरा सख्त था। आज, उसने धीमे लेकिन मजबूत स्वर में कहा, आज ये सब खत्म होगा। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। कैसे? अद्वैत मुड़ा। सच से, वो बोला, और सबके सामने। उसी दिन रघुवीर मल्होत्रा ने पूरे परिवार को बड़े हॉल में बुलाया। सुजाता देवी, पायल, घर के पुराने नौकर और काव्या भी। काव्या पूरी तरह तैयार थी, चेहरे पर वही मासूमियत का नकाब। अब क्या नया ड्रामा है? वो मन ही मन सोची। अद्वैत आगे आया। पापा, उसने कहा, आज मैं इस घर के सामने एक सच्चाई रखना चाहता हूं। रघुवीर ने गंभीर होकर कहा, बोलो। अद्वैत ने प्रोजेक्टर ऑन किया। स्क्रीन पर एक वीडियो चला। इस बार वो वही वीडियो था जो पार्टी में दिखाया गया था, लेकिन अब उसका असली और नकली दोनों वर्जन साथ साथ। देखिए, अद्वैत बोला, टाइम स्टैम्प अलग है, तारीख बदली गई है और चेहरा डिजिटल तरीके से फिट किया गया है। पूरा हॉल खामोश था। फिर एक और फाइल खुली, झूठी एक्सीडेंट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट, अद्वैत ने कहा, एक ऐसे अस्पताल की है जहां अनन्या कभी गई ही नहीं। सुजाता देवी हक्का बक्का रह गई। तो ये सब झूठ था? अद्वैत ने सिर हिलाया। हाँ माँ। फिर उसने सीधे काव्या की तरफ देखा। और ये सब काव्या ने करवाया। काव्या हंस पड़ी। ये सब झूठा इल्जाम है, वो बोली। तुम सब इस लड़की के लिए मुझ पर शक कर रहे हो। तभी पायल आगे आई। झूठ नहीं है, वो बोली। मैंने काव्या को स्टोर रूम में फाइलें चुराते हुए देखा था। काव्या का चेहरा कठोर हो गया। चुप रहो, वो चिल्लाई, तुम्हें कुछ नहीं पता। अद्वैत ने आखिरी पत्ता खोला। पुलिस रिपोर्ट, वो बोला, और कॉल रिकॉर्ड्स। स्क्रीन पर फ़ोन कॉल्स दिखीं, उन्हीं नंबरों के साथ जिनसे काव्या ने लोगों को पैसे दिए थे। अब काव्या पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आवाज़ कांपने लगी। हाँ, मैंने किया, वो चिल्लाई, क्योंकि अनन्या ने मेरी जिंदगी छीन ली। अनन्या आगे बढ़ी। नहीं, वो शांत स्वर में बोली, मैंने कुछ नहीं छीना। जो मिला वो किस्मत थी।
काव्या जमीन पर बैठ गई। मैंने सोचा था अगर तुम्हें बदनाम कर दूं तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। रघुवीर मल्होत्रा की आवाज़ भारी हो गई। तुमने इस घर की बहू नहीं, इस घर की इज्जत को ठेस पहुंचाई है। उसी वक्त पुलिस अंदर आई। काव्या को हिरासत में लिया गया। वो जाते जाते अनन्या की तरफ देखी, लेकिन अब उस नज़र में जहर नहीं था, सिर्फ हार थी। हॉल खाली हो गया। अनन्या वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये आंसू थे सच के जीतने के। अद्वैत ने उसका हाथ थामा। अब कोई तुम्हारे अतीत पर उंगली नहीं उठा सकता। रघुवीर आगे आए। बहू, उन्होंने कहा, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें समझने से पहले जज कर लिया। सुजाता देवी ने अनन्या को गले लगा लिया। आज से तू सिर्फ बहू नहीं, इस घर की बेटी है। अनन्या रो पड़ी। कई दिनों बाद हवेली में फिर से हंसी लौटी। अनन्या ने अपनी पढ़ाई पूरी की, एक छोटा सा महिला सहायता केंद्र खोला। अद्वैत हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहा। एक शाम दोनों उसी बालकनी में खड़े थे जहां कभी डर था, आज वहां सुकून था। अनन्या बोली, अगर उस रात मैं उस गाड़ी में न बैठती, तो अद्वैत मुस्कुराया, तो शायद हम कभी एक दूसरे को समझ ही न पाते। अनन्या ने आसमान की तरफ देखा। शायद, वो बोली, कुछ गलत रास्ते हमें सही जगह पहुंचाने के लिए ही होते हैं। हवेली की घंटी बजी, शाम की आरती शुरू हुई, और अनन्या, जो कभी खामोश कर दी गई थी, आज उसी घर में अपनी आवाज़ पा चुकी थी। कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन उसका संघर्ष कई और लोगों के लिए शुरुआत बन चुका था। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए झुकाती है। जिस लड़की को कभी बिना सुने ही दोषी ठहरा दिया गया था, आज वही लड़की अपनी सच्चाई के साथ खड़ी है। क्योंकि सच चाहे कितना भी दबा दिया जाए, एक दिन रोशनी बनकर सामने ज़रूर आता है। और याद रखना, जो औरत अपने सम्मान के लिए लड़ना सीख जाती है, उसे कोई भी कभी हरा नहीं सकता।